हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको बताया था, आज का हमारा टॉपिक है समविद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का व्यवहार। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि समविद्युत क्षेत्र क्या होता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि E, इसका मान और इसकी दिशा क्या रहनी चाहिए, एक समान रहनी चाहिए, एक समान रहनी चाहिए। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण व दिशा एक समान रहती हो, उसको क्या बोला जाता है, समविद्युत क्षेत्र बोला जाता है। और समविद्युत क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत बल रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हो और एक जैसी दूरी पर हों, ये होता है समविद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन। इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, समांतर हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग, ये हमारे पास समविद्युत क्षेत्र है ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, और इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव आपको पता है कि द्विध्रुव के अंदर कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज, एक होता है माइनस का और एक होता है प्लस का। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होती है हमारे पास, 2a। ऐसे है। तो यदि ये इस प्रकार से पड़ा हुआ है, थीटा कोण पर पड़ा हुआ है, तो आप देखें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर कोई प्लस आवेश रखा हुआ है, तो उस प्लस आवेश पर बल कितना लगता है, F = +QE। और ये वाला जो बल है ये E की दिशा में लगता है। किसकी दिशा में लगता है, E की दिशा में लगता है। और यदि यहाँ पर माइनस आवेश पड़ा हो, इस प्रकार से, तो इस पर जो बल लगेगा वो परिमाण में तो बराबर होगा, लेकिन E से विपरीत दिशा में लगेगा, E से विपरीत दिशा में लगेगा। तो आप देख लो कि ये प्लस चार्ज है, इस पर बल लगेगा E की दिशा में, मतलब इस साइड +QE। और ये माइनस का आवेश है, इस पर बल लगेगा इधर साइड विपरीत दिशा में, माइनस का QE। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल कितना है, तो कितना बताओगे, द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें द्विध्रुव की गति को प्रदर्शित करना है कि ये कैसा व्यवहार करेगा। तो गति के लिए सिंपल सी बात है, अपन लोगों को फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स से हमें पता चलेगा कि वो एक्सेलरेट होगा या त्वरित होगा या नहीं होगा, यदि त्वरित होगा तो कितने वेग से होगा। ये सारी बातें हमें बल से पता चलती हैं। तो नेट बल कैसे निकालें, नेट बल निकालने के लिए देखें कि इस पर कितने बल लग रहे हैं। एक तो लग रहा है +QE और दूसरा इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है -QE। परिमाण दोनों का सेम है, तो ये कटपुटा के कितने आ जाएंगे हमारे पास, 0 आ जाएंगे। इसका मतलब न्यूटन के द्वितीय नियम को यदि मैं इम्प्लीमेंट करूं तो बल = द्रव्यमान × त्वरण, और ये भी मेरे पास कितना मिला मेरे को, 0 इम्प्लाइज त्वरण की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 0। इस बात का ये मतलब हुआ कि यदि मैं समविद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखता हूँ तो उस पर नेट बल कितना लगता है, 0 लगता है, जिस कारण से उसमें पैदा होने वाला त्वरण भी कितना होता है, 0 होता है। अब आपको पता है कि यदि त्वरण 0 है तो ये रैखिक गति को प्रदर्शित नहीं करेगा, अर्थात द्विध्रुव रेखीय गति प्रदर्शित नहीं करेगा, रेखीय गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अब यदि रेखीय गति प्रदर्शित नहीं करेगा तो कौन सी करेगा, देखिए आप मान लें कि आपके पास ये द्विध्रुव है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि एक बल लग रहा है ऊपर वाली साइड और दूसरा बल इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मान लेता हूँ, ये वाला बल मैं +QE लगा रहा हूँ, तो ये +QE बल लगाया मैंने, और ये अपने आप लगा कौन सा, -QE, ठीक है। कौन सी दिशा में लगे, एक दूसरे से विपरीत दिशा में। देखो मैं इसको, ये वाला जो बल लगा रहा हूँ, ऊपरी साइड जो बल लगा रहा हूँ, वो मैं मेरे से दूर की ओर लगा रहा हूँ, और ये वाला जो निचला से है ये मेरी ओर आ रहा है। तो ये वाली कहानी होगी इसमें। सेम इस प्रकार का प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। ये मार्कर, ये मैंने बल लगाया तो इस प्रकार से बल लगे। तो बताओ ये कौन सी गति कर रहा है? इसकी गति है घूर्णन गति।
कैसी गति है इसकी? घूर्णन गति। इसका कारण ये है कि जब इस आवेश पर प्लस क्यू बल लगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो उसी समय माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लगा? माइनस क्यू, वो कौन सी दिशा में लगा? विपरीत दिशा में। तो इन दोनों ने मिलके बल युग्म का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? बल युग्म का। और इस बल युग्म के कारण ये वाला द्विध्रुव घूमने लग गया। क्या करने लग गया? ये घूमने लग गया, अर्थात कौन सी गति प्रदर्शित करने लग गया? ये घूर्णन गति प्रदर्शित करने लग गया। परंतु ये लिखोगे आप अभी, परंतु द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के कारण यह कौन सी गति करेगा? घूर्णन गति करेगा। ठीक है। और आपको पता है कि यदि कोई वस्तु है वो घूर्णन गति करती है तो हम उसका टॉर्क निकाल सकते हैं, उसका बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, बल आघूर्ण टॉर्क इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? 11वीं क्लास में पढ़ा था, बल का परिमाण जो वस्तु पर लग रहा है गुणा में लंबवत दूरी, गुणा में लंबवत दूरी। ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? बल आघूर्ण का। किसका कॉन्सेप्ट होता है? ये बल आघूर्ण का। तो बल का परिमाण तो मेरे पास कितना है? प्लस क्यू ई है। बल का परिमाण कितना है? प्लस क्यू ई, क्योंकि माइनस का मॉडुलस करूंगा तब भी प्लस ही आएगा और प्लस का करेंगे तो तब भी प्लस ही आएगा। गुणा में लंबवत दूरी कितनी है? एक बल ये लग रहा है, इस रेखा पर लग रहा है, और दूसरा बल इस रेखा पर लग रहा है। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये वाली निकाल लो आप। कैसे निकालोगे? ये जो अपना ट्राइंगल के साथ थीटा है, वो कितना थीटा बना हुआ है, कोण बना हुआ है थीटा। तो ये वाली भुजा लंब होगी, ये कर्ण होगा। अपने को लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, तो साइन थीटा का रिलेशन लगा लो इसमें। साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटा में कर्ण। कर्ण दिया हुआ है 2a, तो लंब कितना मिलेगा आपको? 2a साइन थीटा। कितना मिला? ये 2a साइन थीटा। अब आपको पता है कि Q और 2a, इन दोनों को मैं साथ में लिख दूं तो हमारे पास एक टर्म बनेगी, और उस टर्म को क्या बोला जाता है भाई? उस टर्म को बोला जाता है P द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये क्या फॉर्मूला बना? टॉर्क इक्वल टू P E साइन थीटा। P E साइन थीटा। यहाँ तक आप इसको नोट कर लें पहले। सिंपल सा प्रोसेस है। पहले हमने ये पूरा कंसिडर किया कि एक द्विध्रुव पड़ा हुआ है समविद्युत क्षेत्र में, फिर हमने देखा कि उस पर नेट बल कितना लग रहा है। नेट बल 0 था, तो त्वरण भी 0 आया। इसका मतलब वो रेखीय गति नहीं करेगा। अब दो बल लग रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में, तो बल युग्म बनाएंगे। बल युग्म बनाएंगे तो वो कौन सी गति करेगा? घूर्णन गति करेगा। और घूर्णन गति करेगा तो उसमें टॉर्क पैदा होगा, यानी कि बलाघूर्ण पैदा होगा। बलाघूर्ण निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था? बल का परिमाण और लंबवत दूरी दोनों को गुणा कर दो। तो गुणा करने पर मैंने जो बनाया वो क्या बनाया? टॉर्क बराबर P E साइन थीटा। ठीक है बात। अब आप लोग ये देखो, कि इसको हम लोग देखें तो P जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। द्विध्रुव आघूर्ण वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर के साथ यदि प्रक्षेप लगा हो किसका? साइन थीटा का, तो उन दोनों के बीच में जो गुणा होता है कौन सा होता है? सदिश गुणा होता है। तो यदि मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सदिश गुणा कर दिया हमने। क्यों सदिश गुणा किया? क्योंकि साथ में क्या लगा हुआ था? साइन थीटा। और अब आपको पता है कि यदि हम लोग दो राशियों का सदिश गुणा करें तो प्राप्त होने वाली राशि भी क्या होती है? सदिश होती है। इसका मतलब टॉर्क भी क्या होना चाहिए? हमारा सदिश राशि होनी चाहिए। ठीक है। तो ये इसका सदिश रूप हुआ। क्या सदिश रूप हुआ? टॉर्क वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब यदि ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए। किसकी दिशा होनी चाहिए? टॉर्क की दिशा, यानी कि बल आघूर्ण की दिशा। देखो क्या आएगी। मान लो कि हमारा जो P है वो कौन से डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है P वेक्टर। तो इसको आप लोग लिखोगे I कैप। और मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा E है वो E है हमारा कौन से डायरेक्शन में? Y डायरेक्शन में। ऐसा मान लेते हैं हम लोग।
ई कौन से डायरेक्शन में मान लेते हैं, वाई डायरेक्शन में, यानी कि जे कैप। तो आप देखो फॉर्मूला क्या है, पी क्रॉस ई, इट मीन्स आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे हमारा क्या होता है, के होता है। इसका मतलब यदि पी आई कैप डायरेक्शन में है, ई जे कैप डायरेक्शन में है, तो टॉर्क कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, के कैप डायरेक्शन में होना चाहिए। इन दोनों के लंबवत बाहर की ओर होना चाहिए इसे। ये डायरेक्शन किसकी होगी, टॉर्क वेक्टर की। ठीक है बात। तो ये क्या दिशा बनी, ई तो था वाई में और पी था कौन से पर, एक्स पर। तो ये वाला तल कौन सा हुआ, ये तल बना एक्स वाई तल, और जो टॉर्क आ रहा है वो इससे बाहर की ओर आ रहा है, इससे बाहर की ओर। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि टॉर्क की जो दिशा होगी वो पी वेक्टर व ई वेक्टर के तल के क्या होगी, लंबवत होगी, लंबवत होगी। जैसे आप मान लें कि पी वेक्टर और ई वेक्टर इस बोर्ड पे पड़े हुए हैं ऐसे, तो जो टॉर्क होगा वो बोर्ड से बाहर की ओर होगा इस प्रकार से। ठीक है ना। दिशा क्या होगी, पी वेक्टर व ई वेक्टर के तल के लंबवत, और ये डायग्राम उसमें आपको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं। कैसे स्पेशल केस हैं, देखो जो हमारा टॉर्क है वो टॉर्क थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसके केस बना सकते हैं, अलग अलग थीटा के लिए टॉर्क निकाल सकते हैं। केस फर्स्ट लिखो, यदि थीटा बराबर कितने डिग्री हो, 0 डिग्री, तो आपको पता है कि साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, तो टॉर्क बराबर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन अवस्था, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन अवस्था। ओके, फिर मैं केस लेता हूँ सेकंड, यदि थीटा बराबर हो कितना, 180 डिग्री, थीटा 180 होगा ना, तो भी साइन 180 का मान कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, सॉरी 0 आएगा। तो फिर से टॉर्क की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। बट ये स्थिति कहलाती है अस्थायी संतुलन। क्या कहलाती है ये, अस्थायी संतुलन अवस्था। अब इसमें से एक प्रश्न भी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, केस थर्ड जल्दी से बना लें। केस थर्ड है, यदि थीटा की वैल्यू कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, तो साइन 90 आपको पता है कितना होता है, +1, और साइन के अंदर ये अधिकतम वैल्यू होती है। तो टॉर्क भी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, किसके बराबर मिलेगा, P × E के बराबर। इसको नोट कर लें जल्दी से। ओके जी, ये टॉपिक हो गया ख़त्म। अब इस टॉपिक में से मेरा प्रश्न ये है कि जब थीटा 0 था तो भी टॉर्क 0 था, और जब थीटा 180 था तब भी टॉर्क कितना है, 0 है। परंतु जो 0 डिग्री वाली कंडीशन थी उसको तो हमने कहा स्थायी संतुलन, और जो 180 डिग्री वाली कंडीशन थी उसको कहा अस्थायी संतुलन। इसका क्या कारण है, जबकि दोनों कंडीशन में टॉर्क कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दोनों कंडीशन में टॉर्क 0 आ रहा है, या तो दोनों स्थायी होने चाहिए थे या दोनों ही अस्थायी होने चाहिए थे। थीटा 0 वाला स्थायी कैसे बन गया और थीटा 180 वाला अस्थायी कैसे बन गया, इसका कारण आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो पर्सनल नंबर पर, या आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है जी। अब हमारे इस चैप्टर का एक टॉपिक बच गया, द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, वो टॉपिक बच गया। और उसके बाद मैं इसके कुछ 2-4 न्यूमेरिकल करवा दूंगा, और इस चैप्टर को कल अपने फिनिश करके परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दूसरा गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। ये सारा काम जो आपको करवाया जा रहा है ये कॉपी में नोट करते रहें, दोबारा इसके नोट्स नहीं बनवाए जाएंगे। अब स्कूल जल्दी ही लगने वाला है, ठीक है, दोबारा इसके नोट्स नहीं आपको बनवाए जाएंगे। जो चैप्टर हो गया हो गया। ओके।